तो शुरू करते हैं। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही एक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो हमारे करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है, ठीक है, और 1960 से लेकर आज तक यानी 2000 तक में जो जो रेवोल्यूशन होते गए और जो अभी भी रिसेंटली चल रहे हैं उन पर हम आज बात करेंगे। यूजुअली क्या है, अभी रिसेंटली 2024 में एमएस स्वामीनाथन को क्या मिला, भारत रत्न अवार्ड रिसीव हुआ। तो ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है कि 2024 में भारत रत्न अवार्ड किसको मिला, एमएस स्वामीनाथन। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन पर, मतलब ये क्या है, ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आल्सो कॉल्ड एमएस स्वामीनाथन। क्लियर है? ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक तो है ही, साथ ही साथ इंडिया से रिलेटेड जो रेवोल्यूशंस रहे हमारे भारत में, जो जो ये रेवोल्यूशन चलाए गए उस पर भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब यूजुअली हमें क्या होता है 11th 12th या उससे भी हायर स्टडीज में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको अभी क्लास में बताऊंगी। रेवोल्यूशन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्रांति, कोई चेंज लाना, पुरानी तकनीकी को छोड़ के कुछ नया करना, ठीक है, मतलब प्रोग्रेस होना, इनोवेशन होना किसी चीज में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे तो वो क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके अपने यहाँ ले जाते थे। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये सोचा कि यार हमें बाहर से, हमारे यहाँ पर काफी कुछ है तो हम ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन अपने यहीं पर करें और अपने लोगों को खिलाएं। हमें बाहर से चीजें ना मंगानी पड़े, स्पेशली फूड ग्रेन्स, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हमें बाहर से वो ना मंगाना पड़े। हम इतने केपेबल हो जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्ट करें, प्रोडक्शन करें और अपने लोगों का कम से कम पेट भर सके, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, ये समझ में आ गया आपको। अब ये कलर बेस्ड रेवोल्यूशन है, जैसे ग्रीन, ग्रीन इज अ कलर, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ येलो रेवोल्यूशन है, ग्रे रेवोल्यूशन है, सिल्वर, बहुत सारे, व्हाइट रेवोल्यूशन है। क्यों है, क्या पर्पस है, फादर कौन है उसके, जैसे मैंने फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बताया, सिमिलरली फादर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस पर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट रेवोल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आ गया सबसे फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। द ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती है बट ईयर समटाइम्स पूछ लेते हैं। 1960s, कब स्टार्ट हुआ, 1960s में, ठीक है। इसके डेफिनेशन अगर हम देखें, द ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एडवांसमेंट, कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, अच्छा ये जो रेवोल्यूशन है ये कौन सा रेवोल्यूशन है, एग्रीकल्चर, ये रेवोल्यूशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। एग्रीकल्चर एडवांसमेंट प्राइमरीली फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, कि सबसे पहले एग्रीकल्चर को क्या करना है, किस पे फोकस करना है, फूड प्रोडक्शन पर फोकस करना है, ठीक है। थ्रू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज, पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। कैसे करेंगे, हाई HYV बोलते हैं इसको, HYV, हाई यील्डिंग क्रॉप सीड्स, HYV सीड्स को यूज करके हम ये यूज करेंगे। पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को भी यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ठीक है। इनिशिएटर कौन है, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। इनको अभी 2024 में क्या मिला है, भारत रत्न अवार्ड, क्या मिला है, भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, मुझे आप इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि टोटल अभी तक इंडिया में कितनी पर्सनालिटीज को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। टोटल अभी तक इंडिया में कितनी पर्सनालिटीज को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, ये आप कमेंट करके बताना। ये आपका होमवर्क है, अभी नहीं बताऊंगी, क्लियर है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन हो गए, एमएस स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज एमएस स्वामीनाथन। कौन से रेवोल्यूशन से रिलेट करते हैं, कौन से रेवोल्यूशन से रिलेट करते हैं, ग्रीन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इम्पैक्ट। अब इसका हम कुछ भी चीज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। उसके बाद कंसर्न, जब हम कोई चीज शुरू करते हैं रुकावटें आती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो हम उस पर भी साथ साथ बात करेंगे, ठीक है। इंक्रीज्ड फूड सिक्योरिटी इन कंट्रीज लाइक इंडिया, फूड सिक्योरिटी,
फूड सिक्योरिटी पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, खाना अपने लिए बचा लेना। फूड सिक्योरिटी, इंडिया में फूड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बड़ी मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ, इंक्रीज हो गई, ठीक है। विच फेस सर्व फेमाइन, इट्स ट्रांसफॉर्म्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इसने बदल दिया, मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन प्रोडक्शन। इसने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट कर दिया ग्रेन प्रोडक्शन में, कि मैं और किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। इंडिया बोलता है मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, कम से कम फूड ग्रेन्स तो मेरे पास इतना है, ठीक है। कंसर्न क्या है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्या हुआ, देखो जितनी मिट्टी की एक कैपेबिलिटी होती है, इंसान है, इंसान 24 घंटे होते हैं, 24 में से कितने घंटे काम कर लेगा, 12 घंटे, 15 घंटे, 8-9 घंटे तो उसको सोना ही है, मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ, मिनिमम 8 से 10-12 घंटे की जॉब होती है, ठीक है। उसको सोना है, रेस्ट भी करना है। तो सिमिलरली जो मिट्टी है उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है कि भाई वो इतनी क्रॉप उगा सकती है, अब हम उसमें केमिकल्स डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ना, उस पर इफेक्ट तो पड़ेगा। तो ये वही बोल रहे हैं कि ओवर यूज हो गया केमिकल फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना था। एंड पेस्टिसाइड्स लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल हार्म, तो थोड़ा बहुत हमारे एनवायरमेंट को उससे हार्म भी होता है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग हैं, एक होता है नेचुरल, जो एनर्जी हमारे खाने से आती है, नेचुरल तो मैं उतना काम कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी मेडिसिन ले लूँ कि मेरी एनर्जी 10 गुना ज्यादा हो जाए, लेकिन उससे बॉडी पर इफेक्ट तो पड़ेगा। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, जब हम जिम जाते हैं, एक होती है नेचुरल डाइट और एक होती है प्रोटीन्स वगैरह, है ना, इंजेक्शंस वगैरह ले लेते हैं, तो फर्क पड़ेगा ना। आप दिखने में बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन इंटरनली इफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। सिमिलरली उसी को आप इसके साथ जोड़ दो। तो हमने जब ये सोचा कि हम ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस करेंगे, अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो हमारा मोटिव था वो ये था कि हम चावल यानी राइस और वीट यानी गेहूं, मेनली इसका जो था ये था चावल और गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ाओ। रोज चाहिए ना, चावल या गेहूं या दोनों, तो रोज चाहिए, रोज की रिक्वायरमेंट है। तो ये था कि भाई चावल और गेहूं की जो आप उसकी जो उपज है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाओ, वो इंक्रीज करो। समझ आ गया? तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। समझ में आया? सारी चीज समझ में आ गई कि किसने चलाया, ठीक है, इसके फादर कौन थे, फादर मतलब इन्होंने इसको रन किया, इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट, कंसर्न्स, किस चीज के लिए था मेनली, और डेफिनेशन क्या है, क्यों था। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। 1960s इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड में लिखा हुआ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द व्हाइट रेवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट रेवोल्यूशन, यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है आपको, गाय, व्हाइट मिल्क। व्हाइट रेवोल्यूशन का कहना था कि भाई अपने यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि मिल्क क्या है, छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट है, मतलब सभी की रिक्वायरमेंट है, बट स्पेशली किड्स, इन्फेंट्स जो होते हैं, इन्फेंट समझ रहे हो, बच्चा, तो इन्फेंट्स जो होते हैं उनकी तो रिक्वायरमेंट है ही, ठीक है। तो ये कब चला, 1970s। डेफिनेशन क्या है, ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। The White Revolution was aimed at increasing milk production and making India the largest milk producer. जो इसका एम था, White Revolution का जो एम था वो ये था कि हम मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और इंडिया को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाएंगे, ठीक है। इनिशिएटर, अब इसके इनिशिएटर कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, नोन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसके फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन भी आपको याद होना चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्प्रूव्ड रूरल इकोनॉमी एंड क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट इन डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग जो होती है, जहाँ पर ये गाय वाय को रखा जाता है, जैसे पोल्ट्री होती है, ऐसे सिमिलरली डेयरी फार्मिंग, तो वहाँ पर रूरल इकोनॉमी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। व्हाइट रेवोल्यूशन पे काम करना, तो लोगों को हायर कि भाई तुम भी, हमारे पास कम लोग हैं, तुम भी आओ काम करो, क्योंकि हम व्हाइट रेवोल्यूशन को आगे तक लेके जाना है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कोऑपरेटिव डेयरी मॉडल, मोस्ट नोटेबली सीन इन द अमूल ब्रांड। मोस्टली इसने क्या किया, ऐसे ब्रांड्स का वो कर दिया, अमूल ब्रांड, मिल्क हमारे पास इतना ज्यादा हो रहा है, तो ये अमूल ब्रांड भी उसी टाइम का है,
ठीक है ना। तो ऐसी चीजें भी इनिशिएट हो गई। नेशनल मिल्क डे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, याद रखिएगा 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इनका बर्थडे होता है। समझ में आ गया, मिल्क डे क्यों मनाते हैं, इनका बर्थडे होता है इस दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि मिल्क जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन्स वगैरह जो भी उसमें होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया, डेफिनेशन हो गई, इनिशिएटर और फादर हो गए, इम्पैक्ट हो गया और नेशनल मिल्क डे भी इसमें कवर हो गया। तो एक टॉपिक है उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है सारी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कलर है नेक्स्ट, येलो रेवोल्यूशन। अब ये येलो रेवोल्यूशन क्या, इंटरेस्ट आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है, यस मैम। हाँ, तो येलो रेवोल्यूशन कब चला, 1980s। फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। किस पे फोकस कर रहे हैं, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स बढ़ाओ, मतलब ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज करो, क्योंकि ऑयल भी क्या है, बेसिक नेसेसिटी है ऑफ इंडिया टू इंडिया, सेल्फ रिलायंट इन एडिबल ऑयल। तो जो खाने वाले तेल होते हैं उसमें इंडिया जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, हमें कहीं और से इंपोर्ट ना करना पड़े। फादर कौन है, सैम पिथोडा, फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन सैम। इम्पैक्ट एंड कंसर्न्स पे अगर हम बात करें तो बूस्टेड द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। दिस इज सनफ्लावर, थोड़ा सा फॉन्ट मिस हो रहा है, सनफ्लावर। हेल्पिंग रिड्यूस इंपोर्ट्स, कि क्या लिखा है, प्रोडक्शन बढ़ा किस चीज का, ऑयल सीड्स का, जैसे कि मस्टर्ड यानी सरसों, सोयाबीन, सनफ्लावर। क्यों, ताकि इंपोर्ट कम हो जाए, वही मैंने बताया कि बाहर से हमें ना मंगाना पड़े। यूज ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज एंड डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर रेज सिमिलर कंसर्न्स एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ था सेम वही कंसर्न है इसका, कि अब बढ़ाना है, उगाना है तो मिट्टी तो करेगी ना, तो वही फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड सारी चीजें यूज करनी होगी, तो जो हमारी मिट्टी है, जो एनवायरनमेंट है, उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो ये था येलो रेवोल्यूशन। कलर से आप देखो याद करना कितना आसान है, ग्रीन इज फॉर राइस एंड व्हीट, व्हाइट इज फॉर मिल्क, येलो इज फॉर ऑयल सीड्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू, अब यहाँ पानी नहीं बढ़ाना, ब्लू कलर का तो मैम पानी होता है, पानी बहुत है हमारे पास वैसे ही। डेफिनेशन, ब्लू रेवोल्यूशन फोकसेस, कहाँ फोकस कर रहा है, इंक्रीज करना है क्या, एक्वेटिक एंड मरीन प्रोडक्ट्स आउटपुट, प्राइमरीली मतलब जो मेनली है वो क्या है, फिश, फिश लिखा है ये लिखा है फिश, फिश एंड सी फूड थ्रू एडवांसमेंट्स इन एक्वाकल्चर। मतलब क्या फोकस है कि भाई फिशेस और एक्वेटिक एनिमल। देखो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आसपास समुद्र ही है, वो लोग वही खाते हैं, फिशेस वगैरह ही खाते हैं, तो उस चीज का प्रोडक्शन बढ़ाओ, हमें बाहर से ना लाना पड़े। द ब्लू रेवोल्यूशन 1970s में ये भी चल गया, येलो के साथ साथ चल गया, ठीक है। डॉक्टर अरुण कृष्णन कौन है, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक है। इसके इनिशिएटर में गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए, जो गवर्नमेंट थी उसने भी इनिशिएटिव्स लिए अक्रॉस द वर्ल्ड। इन इंडिया इट वाज सपोर्टेड बाय द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, एनएफडीबी ने इसको सपोर्ट किया, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, इसने भी इसको सपोर्ट किया। इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्प्रूव द लाइवलीहुड्स ऑफ कोस्टल एंड रूरल फिश फार्मर्स, मेड सी फूड मोर अफोर्डेबल एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। अब हमने क्या किया, हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मतलब हमारे पास ज्यादा है तो हम बाहर दे सकते हैं ना, तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इम्प्रूव द लाइवलीहुड, लोगों की जिंदगी बदल गई। कोस्टल और रूरल, कोस्टल होता है नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे, उनका क्या होगा, फिश फार्मर्स, उसका मतलब उसको वो सेल भी कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स भी हमने शुरू कर दिया, ठीक है। कंसर्न्स क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हम फिशेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और जो फिशेस जहाँ रहती है मतलब हैबिटेट होता है कि जहाँ पर निवास स्थान जहाँ पर वो रहती है उसमें भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हो ही रहा है ऑब्वियसली,
ठीक है, बट हमें अपनी जरूरतें भी देखनी थी कहीं ना कहीं, ठीक है। उस टाइम की बात है ये 1970s की। नंबर 5 और 6, इस स्क्रीन पर दो रेवोल्यूशन के बारे में बात की गई है, पिंक रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है। पहले पिंक पर नजर डालते हैं। डेफिनेशन, पिंक रेवोल्यूशन क्या होता है? एसोसिएटेड विद द मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड पोल्ट्री, स्पेशली एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ चिकन एंड पोर्क। मतलब मेनली जो था किसका था? चिकन और पोर्क की प्रोडक्शन को बढ़ाओ, मीट की प्रोडक्शन को बढ़ाओ, क्योंकि अगेन काफी सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, जो अपना जीवन यापन इन्हीं से करते हैं, उनके पास और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसके फादर कौन है? दुर्गेश पटेल। While the golden revolution focuses on the development and increased production of horticulture products, especially fruits, honey, flowers, fruits की प्रोडक्शन बढ़ाओ, फ्लावर्स की प्रोडक्शन बढ़ाओ और हनी, शहद की प्रोडक्शन बढ़ाओ। गोल्डन हनी, ऐसे याद होगा, गोल्डन हनी। मीट का कलर पिंक होता है, पिंक, तो यहाँ पर पिंक रेवोल्यूशन किसका? चिकन और पोर्क। क्लियर है? चिकन और पोर्क इज फॉर पिंक रेवोल्यूशन एंड इन गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स, हनी एंड फ्लावर्स। क्लियर हो रहा है? तो अभी तक वी हैव डन ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू, पिंक एंड गोल्डन। दिस इज द सिक्स्थ रेवोल्यूशन। फादर दुर्गेश पटेल एंड इनके कौन है? निरपक तुतेज, निरपक। ओके, इम्पैक्ट क्या पड़ा देखो, क्रिएटेड जॉब्स इन द मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, लोग उसको ज्यादा खरीद रहे हैं, तो फिर अब हमें एम्प्लॉयमेंट भी देनी है, मतलब लोगों को हायर भी करना है। एंड बूस्टेड एक्सपोर्ट्स पर्टिकुलरली फॉर पोल्ट्री। अब क्या कर दिया हमने? फिर से एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, हमारे पास इतना ज्यादा हो गया, हमारे पास एक्सेस ऑफ चिकन एंड पोर्क हो गया कि हम अब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर तो मोस्टली लोग यही कंज्यूम करते हैं। उसके बाद है इंक्रीज इनकम फॉर फार्मर्स। अब गोल्डन रेवोल्यूशन का क्या हुआ? फार्मर्स जो फ्रूट्स, हनी, फ्लावर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम है, इनकम फार्मर्स की बढ़ गई, ठीक है। और क्या हुआ? ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ गई। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल फार्मिंग बढ़ गई एंड बूस्टेड द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स बूस्ट हुई, बढ़ी, ठीक है ना, समझ आ गया। उसके बाद कंसर्न्स, अब जरूर देखो चिंता करने वाली क्या बात है, इट रेज्ड एथिकल क्वेश्चंस अबाउट मीट प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न रिलेटेड टू लार्ज स्केल लाइवस्टॉक फार्मिंग। ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ गए, लार्ज स्केल। अब हम बहुत बड़े स्केल पर क्या कर रहे हैं? चिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो समझ रहे हो, किसी ना किसी की जान तो जा ही रही है। तो कई लोग होते हैं जो विवाद शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। बट हमें क्या करना है? अपना ही नहीं देखना, सबका देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये गोल्डन रेवोल्यूशन का क्या हुआ? सीजनल डिपेंडेंसी हो गई। अब देखो गोल्डन, कोई फ्रूट्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, है ना, कुछ क्रॉप्स होती है रबी क्रॉप्स और कुछ होती है खरीफ क्रॉप्स, सर्दियों वाली, कुछ गर्मियों वाली, कुछ बरसात वाली। तो ये क्या हो गया? सीजनल डिपेंडेंसी हो गई हमारे पास कि भाई जो एप्पल है वो तो सदाबहार चलता है, बट एक्चुअली ये सर्दियों में जम्मू एंड कश्मीर में मोस्टली सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद है पेरिशेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। पेरिशेबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती है। पेरिशेबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती है। पेरिशेबल गुड्स मतलब जल्दी खराब हो जाने वाली, सड़ जाने वाली चीजें। ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लीड टू मार्केट वोलेटिलिटी। तो इससे क्या होगा? मार्केट में थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा कि यार चीजें तो बहुत टाइम तक हम रख नहीं पाएंगे, स्टोर नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा फ्रूट रख भी लिया तो स्टोर कहाँ करें, कब तक स्टोर करें उनको, नेचुरल चीजें खराब हो सकती है। समझ में आ गया? तो ये इनके सामने फिर हमें थोड़े चैलेंजेस, कंसर्न्स आल्सो कॉल्ड एज चैलेंज, ये चैलेंज भी बोल सकते हो कि हमारे पास ये चैलेंज भी आके खड़े हुए थे सामने, हम ये चला तो रहे थे रेवोल्यूशन पर चैलेंजेस भी थे, तो उसको कैसे टैकल करना है इन्होंने किया। किसने किया? दुर्गेश पटेल। ये जो फादर है ना, इन्होंने उस पर काम किया मेनली। एक्चुअली दो लोग होते हैं, एक होता है की पर्सन और एक होता है फादर, ठीक है। फादर तो जिन्होंने शुरू कर दिया वो फादर हो गए भाई, इनिशिएट काम किसने किया? वो की पर्सन हो गया, ठीक है। आ गया समझ? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट? Yes,
ब्राउन रेवोल्यूशन। अब बात कर रहे हैं ब्राउन रेवोल्यूशन पर। ब्राउन रेवोल्यूशन में क्या बोल रहे हैं, क्या किया? ऑर्गेनिक फार्मिंग focuses on promoting organic and sustainable farming practices, particularly those that do not rely heavily on chemical fertilizers. ऑर्गेनिक और एक हो गई फर्टिलाइजर वाली। ऑर्गेनिक मतलब कि बीज डाले, क्रॉप आ गई, खाद वगैरह डाल दी, नेचुरल है, हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो इसका था क्या था, आप देखो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, हमने येलो रेवोल्यूशन किया, तो कहीं ना कहीं हमने नुकसान पहुंचाया। अब एक और रेवोल्यूशन आ गया, ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन क्यों? ताकि जो नुकसान हुआ है उस पे ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती करो, कोई फर्टिलाइजर कोई केमिकल यूज मत करना, ताकि हमारी जो मिट्टी की जो उपजता है वो वापस से बैलेंस हो जाए, अच्छी हो जाए, ठीक है। फादर कौन है? हीरालाल चौधरी, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ? प्रमोट सॉइल हेल्थ, सॉइल की हेल्थ को प्रमोट कर दिया, वही चीज समझा रही हूँ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ इको फ्रेंडली फार्मिंग, और अवेयरनेस जागरूकता बढ़ी कि हमें इको फ्रेंडली फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, इको फ्रेंडली फार्मिंग करनी चाहिए। कंसर्न्स क्या थे? ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी लेस प्रोडक्टिव रिक्वायरिंग मोर लैंड एंड लेबर। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो और ज्यादा लेबर मांगती है और लैंड जमीन मांगती है, ठीक है। जब ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं तो साइड में वीड्स वगैरह उग जाती है, वीड्स मतलब यूजलेस प्लांट्स जो काम के नहीं होते, वो भी उग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उस पौधे के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, और भी कई सारे इनके सामने चैलेंजेस आने लगे। मतलब लेस प्रोडक्टिव होती है, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती जो हम फर्टिलाइजर केमिकल का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। ब्लैक है ना, ब्लैक ही है। नेक्स्ट वी हैव द ब्लैक रिवॉल्यूशन। इट एम्ड एट इंक्रीजिंग पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्या इंक्रीज करो? पेट्रोल बढ़ाओ, क्योंकि पेट्रोल हमारे पास वैसे ही कम है, हम बाहर से मंगाते हैं। स्पेशली थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करो और पेट्रोल बढ़ाओ। वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इनिशिएट इन कंट्रीज विद ऑयल रिसोर्सेज। कई गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स ने इसमें इनिशिएट किया। इम्पैक्ट क्या हुआ? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड ऑयल एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसने क्या किया? देखो पेट्रोल वैसे ही बहुत महंगा है, उस पर अगर हम बाहर से मंगाएंगे तो टैक्स और लगेगा, तो हमने क्या किया? रिड्यूस किया। किसको? इंपोर्ट ऑयल को। हम जो इंपोर्ट कर रहे थे, जितने भी हम तेल वेल का आयात कर रहे थे अपने देश में, उसको हमने कम किया और हमने अपना पेट्रोल का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी, ठीक है, क्योंकि अब जो लोग खरीद रहे हैं पैसा किसको दे रहे हैं? हमें। सारा पैसा हमारे पास ही आ रहा है। कंसर्न्स क्या रहे? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू ऑयल स्पिल्स। अब हम तेल निकाल रहे हैं तो हमारा एनवायरमेंट तो खराब हो ही रहा है ना। कार्बन एमिशन और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारी चीजें। किसी भी तरह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाओगे तो ओवरऑल सामना हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये था पार्ट 1। अभी पार्ट 2 भी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आती हूँ। पार्ट 1 में हमने कर लिया, अब नेक्स्ट रहते हैं पार्ट 2। कंटिन्यू है यहाँ पर, 2 पार्ट्स में ब्रेक करके मैंने स्लाइड रेडी करी है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? ग्रे एंड सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब 2 है इस स्क्रीन में भी, एक हो गया ग्रे, कब चला? 1970, और एक सिल्वर रिवॉल्यूशन 1980। ग्रे रेवोल्यूशन पर पहले नजर डालते हैं। ग्रे रेवोल्यूशन का फोकस क्या था? फर्टिलाइजर बढ़ाओ, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बढ़ाओ, ताकि वो हमारी एग्रीकल्चर की जरूरतों को पूरा कर सके। फर्टिलाइजर्स की को इम्प्रूव करो ताकि हमारी एग्रीकल्चर की जरूरतों को पूरा कर सके। इनिशिएटर कौन थे? वेरियस गवर्नमेंट टू सपोर्ट लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन डिमांड फॉर फर्टिलाइजर। देखो गवर्नमेंट ही थी जिसने क्यों ये कदम उठाया? ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर सके। अब रेवोल्यूशन तो चला दिया ग्रीन, फर्टिलाइजर भी तो चाहिए, वो कौन बनाएगा? तो उसके लिए भी रेवोल्यूशन पर रेवोल्यूशन चलाते चले गए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को। इम्पैक्ट क्या हुआ? इट सपोर्ट्स फूड सिक्योरिटी बाय एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। इसने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया क्योंकि फर्टिलाइजर दे दिए, उधर फर्टिलाइजर दिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा और फल फूल गया।
कंसर्न क्या रहे, ओवर यूज कैन हार्म सॉइल हेल्थ। अब जो ओवर यूज, बहुत अगेन वही चीज है जो ग्रीन रेवोल्यूशन में आ रही थी बात, कि ओवर यूज करोगे फर्टिलाइजर्स का तो सॉइल की हेल्थ तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट सिल्वर रेवोल्यूशन, क्या रेफर था इसका, एग प्रोडक्शन बढ़ाओ। सिल्वर यहाँ व्हाइट कलर का होता है ना एक, तो वैसे याद रख सकते हो सिल्वर, क्योंकि हम व्हाइट रेवोल्यूशन नाम ऑलरेडी मिल्क को दे चुके थे। तो सिल्वर प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन को बढ़ाओ। एडवांसमेंट इन पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में एडवांसमेंट लेके आओ, टेक्नोलॉजीज लेकर आओ। इसके जो फादर है कौन है, इंदिरा गांधी, मेन इंपॉर्टेंट है ये काफी, इंदिरा गांधी है इनके फादर। इम्पैक्ट क्या था, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, क्रिएटेड जॉब्स, जॉब क्रिएट हो गई, मेड एक्सेस स्टेपल फूड इन इंडियन हाउस होल्ड। तो अभी आप देखते होंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट काफी मतलब यूज होता है लोगों की जिंदगी में। कंसर्न क्या है, इंटेंसिव पोल्ट्री फार्मिंग रेजेस एथिकल कंसर्न एंड हेल्थ। अगेन वही चीज है, पोल्ट्री फार्मिंग है तो हेल्थ और कंसर्न, मतलब वही है ना, लोग बोलते हैं कि यार इतना ज्यादा क्यों किसी को दुख देना, बट हमें अपना नहीं देखना, सबका देखना है। नेक्स्ट क्या है, रेड एंड राउंड रेवोल्यूशन। अब ये अलग अलग है, रेड रेवोल्यूशन अलग है, राउंड रेवोल्यूशन अलग है, ठीक है। पहले बात करते हैं रेड रेवोल्यूशन पर। तो इसका जो फोकस था वो क्या था, टमाटोज और मीट की डिमांड को पूरा करें। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मीट का प्रोडक्शन बढ़ाओ, टमाटो का प्रोडक्शन बढ़ाओ। फादर कौन है, विशाल तिवारी। इट हेल्प्स मीट फूड डिमांड, इंप्रूव्स न्यूट्रिशन एंड बूस्ट द इकोनॉमी। ये न्यूट्रिशन वाले फूड्स है तो इसको बढ़ाओ और अपनी इकोनॉमी भी बढ़ाओ। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन मीट प्रोडक्शन एंड डिपेंडेंसी ऑन स्पेसिफिक क्रॉप्स। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या था, अब ये कुछ स्पेसिफिक क्रॉप पे डिपेंड हो गया, बाकी चीजें कौन उगाए फिर। रेवोल्यूशन तो चला दिया टमाटोज, अब से टमाटोज तो नहीं कर सकते ना, बाकी चीजें भी होती है। फिर इन्होंने क्या किया, राउंड रेवोल्यूशन उगा, मतलब आई एम सॉरी, राउंड रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब राउंड रेवोल्यूशन क्या है, पोटैटो, आलू उगाओ, क्योंकि आलू में भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है और मोस्टली मतलब यूज किया जाता है। फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज, गवर्नमेंट सपोर्ट टू इंक्रीज पोटैटो कल्टीवेशन, पोटैटोज बिकम अ मेजर स्टेपल फूड एंड अ कैश क्रॉप फॉर फार्मर्स, ओवर रिलायंस ऑन अ सिंगल क्रॉप कैन लीड इश्यूज लाइक ब्लाइट डिजीजेस। अब सिर्फ एक ही खाना खाएंगे हम, आलू आलू आलू, तो आलू जैसी हो जाएगी, है ना। तो वही कह रहे हैं कि एक ही चीज पे हम डिपेंड होके रह गए, तो ये कंसर्न है इसका। समझ में आ गया, यस और नो? यस। नेक्स्ट, टोटल 17 है। फाइबर रेवोल्यूशन, अभी दो है फाइबर रेवोल्यूशन, एक था गोल्डन फाइबर और एक था सिल्वर फाइबर। गोल्डन फाइबर में क्या था, जूट, जूट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, जूट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। और सिल्वर में क्या था, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाना है। जूट प्रोडक्शन, जूट बेस्ड प्रोडक्ट्स को बढ़ाओ, कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाओ। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन जूट प्रोड्यूसिंग रीजन्स, अब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर क्या करने लग गए, अलग अलग रीजन्स में जूट को प्रोड्यूस करने लग गए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया टू बूस्ट द कॉटन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ने ऐसे काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए कि कॉटन की इंडस्ट्री को बढ़ाओ, कॉटन की इंडस्ट्री बढ़ाओ, ठीक है। सपोर्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट, अब जूट पर काम कर रहे हैं, हाथ से बनी चीजें बहुत सारी, तो किसको सपोर्ट मिल रहा है, गांव वाले जो गांव देहात, मतलब गांव वाला जो एरिया है उसको क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है वो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इकोनॉमी इको फ्रेंडली फाइबर बन रहा है, रिड्यूस रिलायंस ऑन प्लास्टिक, प्लास्टिक पे हम कम रिलाई करेंगे, ठीक है। लिमिटेड ग्रोथ कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर ड्यू टू हायर कॉस्ट, इसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं उगा सकते, हायर कॉस्ट, थोड़ा महंगा भी पड़ता है ये, ठीक है। स्ट्रेंथन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसने क्या किया, कपड़े की इंडस्ट्री को मजबूत कर दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी, कॉटन यील्ड्स को इम्प्रूव कर दिया। वाटर रिसोर्सेज, पेस्टिसाइड्स को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं कॉटन फार्मिंग में, तो वहां पे भी थोड़ा सा नुकसान देखा जाता है। समझ आ गया? नेक्स्ट वी हैव रेनबो रिवोल्यूशन, कितना इंटरेस्टिंग है ना सुनने में, रेनबो रिवोल्यूशन। अब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है ये, कवरिंग मल्टीपल सेक्टर्स इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइवली स्टॉक। रेनबो में क्या हो रहा है, सारे कलर्स आते हैं, तो ये भी बोल रहा है कि मल्टीपल, सभी पे काम करो, सभी पे काम करो, एक पर नहीं सब पे काम करो। फूड ग्रेन्स भी बढ़ाओ, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, हनी वगैरह भी बढ़ाओ, फ्रूट्स, हनी एंड फ्लावर्स, फॉरेस्ट्री बढ़ाओ, लाइव स्टॉक बढ़ाओ। लाइव स्टॉक मतलब
एक्स मीट्स, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है, एम्ड एट होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टू बूस्ट ओवरऑल। अब क्या डेवलपमेंट, पूरी रूरल इकोनॉमी डेवलप करें, हर चीज बढ़े। इनिशिएटर, इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएट टू यूनिफाई ऑल कलर रिवोल्यूशन एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब इनका जो मेन था कंसर्न वो ये था कि जितने भी रिवोल्यूशन चला रखे हैं ना हमने, उसको अच्छे से आगे तक लेके जाओ, सिर्फ एक पे फोकस नहीं करना, सभी पे फोकस करना है। कंसर्न बैलेंसिंग डिफरेंट सेक्टर्स एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। नेक्स्ट वी हैव पर्पल रिवोल्यूशन। लेवेंडर पता है, लेवेंडर इज अ कलर एंड अ फ्लावर आल्सो। यही वाला कलर होता है लेवेंडर। तो लेवेंडर प्रोडक्शन इन इंडिया स्पेशली इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में स्पेशली ये इनिशिएट लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एरोमा मिशन प्रमोटिंग मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये मेडिसिन में भी यूज होते हैं और एरोमेटिक मतलब एरोमा मतलब फ्रेगनेंस, खुशबू, ऐसे प्लांट्स भी इम्प्रूव करो। प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव एंड प्रॉफिटेबल क्रॉप्स फॉर फार्मर्स स्पेशली इन हिली एरियाज। तो जो हिली एरियाज होते हैं ये वाली चीजें ना थोड़ी महंगी होती है, तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो, मतलब प्रॉफिटेबल क्रॉप्स इंप्रूव करो। लिमिटेड रीजन सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड डिपेंडेंसी ऑन मार्केट डिमांड ऑन एसेंशियल ऑयल्स। इसमें क्या होता है, इसका ऑयल भी होता है एक्चुअली, और हल्का सा 1-2 ड्रॉप अगर किसी परफ्यूम में डाल दे तो उसकी मतलब फ्रेग्रेंस के लिए काफी यूजफुल है, और हल्की सी कुछ भी थोड़ा सा यूज करके भी हम उसको अच्छे खासे प्राइस में सेल कर सकते हैं, तो काफी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरे भारत में तो उगा नहीं सकते, पूरे भारत में तो नहीं उगा सकते ना, एक लिमिटेड एरिया में ही उगता है, तो ये कंसर्न हो गया हमारा हिली एरिया, स्पेशली इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। और अभी जो मैं प्रीवियस आपको बता रही थी राउंड रेवोल्यूशन, तो उत्तर प्रदेश यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें 30% पोटैटो का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा हमारे पूरे उसमें कहाँ होता है, यूपी में होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है सैफरॉन रिवोल्यूशन। सैफरॉन का मतलब क्या होता है, केसर, बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। द गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन वही अगेन कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, इसको मेनली वहीं पर उगाया जाता है। सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बूस्टेड सैफरॉन फार्मिंग हेल्प्ड इंडिया बिकम अ प्रोमिनेंट सैफरॉन प्रोड्यूसर। जाना माना सैफरॉन प्रोड्यूसर माना जाता है अब हमें इंडिया को। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जाना माना। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, सैफरॉन फार्मिंग इज लेबर इंटेंसिव एंड डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक, इट हैज बीन हाइलाइटेड विद दिस बॉक्स, स्पेसिफाइड क्लाइमेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंसर्न हो गया कि भैया कि लेबर इंटेंसिव है, लेबर ज्यादा चाहिए, पैसा लगाओ तभी वो आउटपुट निकल के आएगा। क्लाइमेट डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब मौसम पर भी ये डिपेंड होता है, ऐसे नहीं कि कभी भी उगा दो, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ रबी क्रॉप्स होती है, कुछ खरीफ क्रॉप्स होती है। एंड लास्ट द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस, कि जो हमारे एग्रीकल्चर के रिवोल्यूशंस उसका फ्यूचर देख लेते हैं। Sustainable practices. Future revolution will likely focus on sustainable farming practices that balance productivity with environmental conservation. Sustainable practice. Future revolution will likely focus on sustainable farming practices that balance productivity with environmental conservation. हमें क्या करना है, environment को conservation के साथ साथ अपने जितने भी revolutions हैं उन पे काम करना है, ताकि कैसे काम करना है, हमारे environment में sustainability बनी रहे, किसी को ज्यादा नुकसान ना हो। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करेंगे, टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट रेसिलेंस, क्लाइमेट क्रॉप्स एंड फार्मिंग मेथड दैट कैन विथस्टैंड चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब क्या है, क्रॉप ऐसी क्रॉप वगैरह आप फार्मिंग करो, ऐसे मेथड्स यूज करो जिससे कि हम क्लाइमेट कंडीशंस को भी चेंज कर सकें, मतलब हम पूरी तरह मौसम पर निर्भर ना रहे, ऐसी टेक्नोलॉजीज लेकर आओ। होलिस्टिक अप्रोच, कंटिन्यूइंग द स्पिरिट ऑफ द रेनबो रिवोल्यूशन, अपनी स्पिरिट जो रेनबो रिवोल्यूशन है उसकी स्पिरिट को बनाए रखो और सभी रिवोल्यूशंस पे अच्छे से काम करो, ताकि जो हमारा इंडिया है वो पूरी तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। स्पेशली ये जो चीजें हमने बात करी जो मेन हमारी नेसेसिटी है उनके ऊपर, कोई बहुत ज्यादा लग्जूरियस आइटम है तो वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मतलब ऑलरेडी लोग हैं, बस बहुत पैसा है तो वो उतना टैक्स पे कर सकते हैं। बट अगर इंडिया
बहुत ज़्यादा टैक्स पे करके ऐसे बेसिक चीज़ों का भी इंपोर्ट करेगा तो इंडिया की फिर क्या इकोनॉमी खराब हो जाएगी इंडिया की। समझ में आया? तो ये थे 17 रेवोल्यूशंस जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको इंटरेस्ट भी आया होगा इसमें, है ना। चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए फिर से जीके में कुछ ऐसा ही टॉपिक लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।